So let's discuss our new topic bonding in coordination compound। हम लोगों ने आइसोमेरिज्म देख लिया है। आइसोमेरिज्म में टू टाइप के आइसोमेरिज्म देखे थे हमने, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज़ हैं जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। जैसे कि 11th क्लास के अंदर वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, एमओटी है, ये सब थ्योरीज़ हैं बॉन्डिंग के लिए। सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ थ्योरीज़ हैं जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें सबसे पहली और जो प्रिमिटिव टाइप की थ्योरी है दैट इज़ अ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की है, सबसे पहले दी गई थ्योरी है ये। उसके बाद वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी थी। नेक्स्ट थ्योरी है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके बाद आती है एमओटी। एमओटी हमारे सिलेबस में नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एमओटी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम बेसिकली ये तीन थ्योरीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी है वर्नर थ्योरी। वर्नर ने सबसे पहले आयंस को दो वैलेंसी बताई, जो आयंस थे उनकी दो वैलेंसी बताई। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो उसकी दो वैलेंसीज बताई थी, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या उस पर जो चार्ज होता है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ लिगेंड्स विच इज़ अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी हम कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी हम ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं। तो अब इनको डिस्कस करते हैं। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं इधर। आज हम वर्नर थ्योरी ही पढ़ेंगे। सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस हम देखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी का फर्स्ट डिफरेंस है इट इज़ आयनाइजेबल, यानी कि ये आयंस में टूट जाती है। ठीक है, ये आयंस में टूट जाती है। जब हम कॉम्प्लेक्स को किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं या किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो ये वैलेंसी आयंस में टूट जाती है। आप लोगों को पता ही है कि कौन सी चीज़ आयन में टूटती है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ लगी होती है जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं वो ही आयंस में टूटता है। तो यानी कि हम सिंपल वे में कह सकते हैं जो काउंटर आयन है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तीनों ही कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, क्योंकि जो वर्नर था एल्फ्रेड वर्नर, इसने जो अपनी जो थ्योरी दी थी बेसिकली वो कोबाल्ट के जो कंपाउंड्स थे उन्हीं पे बेसिस थी इसकी थ्योरी। तो इसने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के बारे में ही एक्सप्लेन किया था बेसिकली, और हम आज भी इस थ्योरी को बहुत ही वैलिड मानते हैं। ये काफ़ी हद तक वैलिड है ये थ्योरी। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी वैलेंसी की। प्राइमरी वैलेंसी का फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ आयनाइजेबल। तो देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ लगी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और ये ही चीज़ जो बाहर होती है स्क्वायर ब्रैकेट के यही आयंस में टूटती है। क्लियर? तो अगर हम इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। देखो क्लोरीन के 3 एटम्स हैं, प्राइमरी वैलेंसी 3। नेक्स्ट कंपाउंड में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं तो प्राइमरी वैलेंसी 2। नेक्स्ट में 1 है तो प्राइमरी वैलेंसी 1। ठीक है, आगे देखिए
सेकंड पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताती है। देखो कैसे बताती है। अगर मैं ये 3 क्लोरीन निकाल दूं, हटा दूं 3 क्लोरीन, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है अपना, इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो दोबारा। अगर मैं ये प्राइमरी वैलेंसीज हटा दूं, जैसे मैंने 3 क्लोरीन हटा दिए, तो 3 क्लोरीन जब मैं हटा दूंगा तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज हमें लगाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था जब नेगेटिव या एनायन जब हम हटाते हैं तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो 3 क्लोरीन हमने हटाए तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। अब ये जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात है, डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन का मतलब है कि बॉन्डिंग किस तरफ हो रही है, या हम कहते हैं कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो किस तरफ हो रहा है। ये भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 टाइप के चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, एक MLCT और एक LMCT। ठीक है, तो ये जो बाहर लगे हुए काउंटर आयन हैं, इनका कोई रोल नहीं होता ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री में किसका रोल होता है? सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स का। ये जो आपको लिगेंड्स नज़र आ रहे हैं, देखो 6 लिगेंड इसके हैं, इसके भी 6 ही लिगेंड हैं, इसमें भी 6 ही लिगेंड है। ठीक है, तो ये जो लिगेंड्स हैं ये चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं मेटल एटम को, तो ये डायरेक्शनल होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगला पॉइंट है, जनरली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयंस। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो जनरली नेगेटिव चार्ज आयन से सेटिस्फाई होती है। देखो ये नेगेटिव चार्ज आयन है, ठीक है, तो जनरली आपको जो काउंटर आयन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, जनरली, नॉट ऑल द टाइम। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगला पॉइंट है, नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि प्राइमरी वैलेंसी का रोल ज्योमेट्री में नहीं होता। ज्योमेट्री में या शेप में, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की जो शेप है वो प्राइमरी वैलेंसी नहीं बताती है। कौन बताएगा? लिगेंड्स बताएंगे। जैसे कि 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो 6 लिगेंड का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इसमें भी 6 लिगेंड है, इसमें भी 6 लिगेंड है, तो इन सब की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इनका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इनकी, इन कॉम्प्लेक्स की जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इनको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी देखो क्या है। सेकेंडरी वैलेंसी तो आप देखते ही पहचान लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर को ही सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ नॉन आयनाइजेबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कहाँ पर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो आयनाइज नहीं होगा। आगे है, इट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन को ही हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6, जितने लिगेंड होते हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इधर 6 लिगेंड्स हैं, इधर भी 6 लिगेंड्स हैं और इधर भी 6 लिगेंड है, तो सेकेंडरी वैलेंसी तीनों की क्या आ गई? 6। ठीक है, आगे, इट इज़ रिप्रेजेंट द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जितने भी लिगेंड्स हैं वो ही क्या बताते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की शेप बताते हैं। वो ऑक्टाहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रल। अगर 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, 5 लिगेंड लगे हुए हैं तो ट्रायगोनल बाईपिरामिडल, 6 लिगेंड लगे हुए तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आगे, इट रिप्रेजेंट बाय द थिक लाइंस। ठीक है,
थिक लाइन से हम इनको शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड लाइन से, इनको थिक लाइन से। तो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए और कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो हम इजीली बता सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी वो होगी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी, तो गिनकर हम बता सकते हैं 3 2 1, ठीक। और सेकेंडरी वैलेंसी वो होगी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, या हम कहते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। तो इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, ठीक है। तो ये वर्नर ने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। वर्नर के टाइम पे लिगेंड्स जैसी कोई टर्म नहीं थी, काउंटर आयन जैसी कोई टर्म नहीं थी, ठीक है। इसीलिए उसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में कॉम्प्लेक्स को कैटेगराइज किया था। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। आगे ये भी अपन पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सपोज करो ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमसे करवाई जाए और हमसे ये पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने AgCl बनेंगे, तो AgCl कितने बनेंगे तो आपको पता ही है, ये आयन तो टूटेगा नहीं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। टूटेगा कौन? आयनाइजेबल कौन है? जो बाहर है। तो 3 है इधर 3Cl, तो 3 मोल बनेंगे AgCl के। देखो इधर ये बन रहा है। आपसे पूछा जाए इसमें कितने बनेंगे AgCl के, तो आप बोलोगे 2 मोल, इसमें 1 मोल, इसमें 1 मोल, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 आयन तो ये और 1 ये, टोटल 4 आयन। नीचे वाले में 2 Cl के और 1 कॉम्प्लेक्स का 3 आयन। अगले में 1 और ये पूरा 1 2, और इसमें भी 1 और ये 1 पूरा 2। अब इन सब का कलर देखो अलग अलग है, इसका येलो कलर है, इसका पर्पल कलर है, इसका ग्रीन कलर है और इसका वायलेट कलर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो नीचे के जो 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं 3 और 4 नंबर का, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है फिर भी कलर अलग अलग क्यों आ रहा है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनका कलर अलग अलग इसलिए आ रहा है बिकॉज दीज 2 आर्स आइसोमर, ये दोनों ही आइसोमर हैं। क्लियर? जैसे कि अगले स्टेटमेंट में मैंने बता भी रखा है इनका एक्सप्लेनेशन, द कंपाउंड 3rd and 4th हैविंग सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम है बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज आर आइसोमर्स, क्योंकि ये क्या हैं? ये आइसोमर्स हैं। और आपको पता ही है आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका कलर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। अब इस पे जो देखो जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है वर्नर थ्योरी पे। वर्नर थ्योरी से आपको कंडक्टिविटी पूछेगा कि किस कंपाउंड में ज़्यादा कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का मतलब है कौन ज़्यादा आयन फर्निश कर रहा है या किस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता ही है जितने ज़्यादा आयन्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो 2 ही टाइप से होता है जनरली, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरा फ्री आयन्स की वजह से। इन 2 केसेस में ही हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो है तो ये हम पढ़ते हैं ये अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो फिजिक्स से रिलेटेड है। और अगर आयन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ पार्ट जो है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, दोनों में है। तो
अब इधर तो हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं, किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ आयन्स की बात। यानी कि जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इन्हीं में ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सूटेबल है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए 4, जैसे ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं 1 2 3 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि इन चारों कंपाउंड्स में से किसमें कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो जैसे ही अपन से ये सवाल पूछा जाए वैसे ही नंबर ऑफ आयन्स गिनना, जिसमें नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो साफ साफ लिख भी रखा है, देखो नंबर ऑफ आयन्स फर्स्ट वाले में ज़्यादा है 4, तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले कंपाउंड की होगी। ठीक है, बाकियों की कम होगी। अब देखो कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ आयन्स सेम होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप फंस जाओ, जैसे कि इफ़ नंबर ऑफ आयन्स फर्निश्ड बाय सब्सटेंस आर सेम, अगर नंबर ऑफ आयन्स सेम है तब आप कैसे निकालेंगे कंडक्टिविटी, तब आपको क्या देखना है, तब आपको चार्ज देखना पड़ेगा। देन मोर विल बी द चार्ज कैरिड बाय आयन्स, मोर विल बी द मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर या कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे सपोज करो नंबर ऑफ आयन सब में सेम है, अगर इसमें मैं गिनूँ तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी कि सब में 2 2 आयन्स हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स तो सेम हो गए। अब अगली जो चीज़ है वो हम देखेंगे चार्ज किस पे ज़्यादा है। तो आप सब लोग जानते हैं ये जो फॉस्फेट आयन, ये फॉस्फेट है PO4, PO4 पे 3- का चार्ज होता है। ठीक है, सल्फेट पे 2- होता है, और क्लोराइड पे -1 होता है। ठीक है, अब आप इस माइनस चार्ज को मत देख लेना, कहीं से माइनस चार्ज को देख लो कि सर इसमें तो माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अपन को इस माइनस पे ध्यान नहीं देना है। क्लियर है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, माइनस कब लगाते हैं, माइनस जब लगाते हैं जब कोई कंपाउंड या एटम या ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए माइनस चार्ज आया है। तो इसको आप ऐसे मत लगा देना कि सर इस पे चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इस पे -1 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ। तो फॉस्फेट पे 3 है, सल्फेट पे 2 है और क्लोराइड पे 1 है। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, फॉस्फेट के ऊपर, तो इस वाले कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये आपके नहीं आता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल बड़ी क्लासेस में आता है, ये आप लोगों से इस न्यूमेरिकल का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आता है वर्नर थ्योरी से। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल मत करना। अब नेक्स्ट थ्योरी है VBT। ये जो VBT थ्योरी है ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो मुझे रिव्यू ज़रूर देना। ये जो मैं यूट्यूब पे जो वीडियो डालूँगा आपको समझ में आया या नहीं आया, तो इसका रिव्यू ज़रूर देना। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो अपन यूट्यूब पे ही लेक्चर कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।